सी इधर डिस्क्राइब की है। अच्छा, आप में से कोई मुझे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं कि स्ट्रेस कहते किसे हैं? हम अगर देखें तो ले लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जहनी दबाव, स्ट्रेस। ठीक है। और फिज़िक्स वगैरह में और जो इस तरह की फील्ड है उनके अंदर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो स्ट्रेस जो है इट इज़ बेसिकली ड्राइव फ्राम लैटिन वर्ड स्ट्रिंगर एंड दैट मीन्स इज़ टू ड्रा टाइट। किसी चीज़ के अंदर टाइटनेस पैदा हो जाना, खिंचाव पैदा होना, वो स्ट्रेस की अलामत होती है। उसको हम स्ट्रेस डिस्क्राइब करते हैं। तो 17वीं सेंचुरी के अंदर स्ट्रेस का ये जो वर्ड है ये मुतारफ़ करवाया गया था एंड इट वाज डिराइव फ्राम स्ट्रिंगर द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू ड्रा टाइट एंड इट वाज यूज टू डिस्क्राइब द हार्डशिप्स एंड अफ्लिक्शंस। उस वक़्त जो मुश्किलात और जिस तरह के चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ते थे ज़िंदगी में, तो उसके लिए ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई थी। एक नेक्स्ट इज़ मुख्तलिफ जो है ना, जो हिस्ट्री में लोग हैं वो हर चीज़ को अपने अपने अंदाज से, अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के अंदाज से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें आगे है वाल्टर बी कैनन। इनका बड़ा प्रोमिनेंट एक रोल है हमारी बॉडी के फ़ाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की जो स्टडी है, जो स्ट्रेस की इंडिकेशन है हमारी बॉडी में, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था। आई होप कि फ़ाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आपको पता होगा क्या होता है। कैन एनी बॉडी डिस्क्राइब इट, फाइट एंड फ्लाइट, what is meant by that? क्लास आई थिंक सब प्रोफेशनल्स ही हैं और इतनी तो सब ने ही आई थिंक पढ़ी होगी कि स्ट्रेस हो। अच्छा, हमारी बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का एक प्रिंसिपल है जिस पर यह काम करती है। वो है कि इसने अपने आप को सरवाइव करना है। ठीक। तो सरवाइव किस तरह करती है कि जब भी ऐसी सूरत हाल, ऐसी कंडीशन जो हमारे लिए चैलेंजिंग है, जो हमारे लिए थ्रेटनिंग है, उसके लिए ये बॉडी को ये जो सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट, ये हमारे अंदर नेचर ने रखा है, बिल्ड इन प्रोग्राम है जो कि फ़ौरन से ऑपरेट होता है व्हेन एवर वी फेस एनी डिफ़िकल्टी, एनी हार्डशिप, एनी थ्रेट, एनी डेंजर, एनी एमरजेंसी कंडीशंस, then this center, fight and flight center response will be produced in the body and basically it is the stress response। किसी भी तरह की स्ट्रेस है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस है, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, चाहे वो सोशल स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है ना फिज़िकली, वो फाइट एंड फ्लाइट की शक्ल में हमें नज़र आता है। जब भी फाइट एंड फ्लाइट ऑपरेट होता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती है और उस दौरान उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स क्या होती हैं कि वी विल स्टार्ट पाउंडिंग, वी विल फील द पाउंडिंग हार्ट, we will feel sweating, we will feel the increased sugar level in our blood, our heart rate will increase, our respiration will be increased, blood supply to the muscles will be increased, and we will feel ourselves in some emergency, that is the due to operation of fight and flight response। एंड नेक्स्ट इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कौन सा एरिया है जो कि स्ट्रेस को और नेगेटिव जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। सो स्ट्रेस जो है उसका हमने फ़िलहाल अभी देखा है कि हिस्ट्री में देखें तो 17वीं सेंचुरी में इस टर्म को मुतारफ़ करवाया गया था एंड डैट वाज ड्राइव फ्राम द स्ट्रिंगर, स्ट्रिंगर मीन टू ड्रा टाइट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ के स्ट्रेस बेसिकली अगर देखें कि हमारी बॉडी में कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है। वो प्रोग्राम है जो ऑन होता है जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, किसी भी चैलेंजिंग, किसी भी एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर फंस जाते हैं। कोई भी एक्चुअल थ्रेट है, कोई भी परसीव थ्रेट है, जब भी हम उसको फेस करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में फ़ाइट एंड फ्लाइट होता है। और इसके साथ साथ अब एक तीसरा फैक्टर भी इसमें आइडेंटिफाई हुआ है, वो है फ़ाइट फ्लाइट एंड फ्रीज़। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब कोई इंटेंस किस्म का थ्रेट देखते हैं ना, तो हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है, हम उधर से हिल नहीं पा रहे होते।
यानी कि हमारी बॉडी एक शॉक में चले जाती है और हम उधर जो है वो फ्रीज़ हो जाते हैं। इसको कहते हैं फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज़। हमारी बॉडी का ये एक मैकेनिज़्म है खुद को सरवाइव करने का और ख़ुद को सेव करने का किसी भी डेंजर, किसी भी डैमेज से। इसके लिए हमारी बॉडी जो है वो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है, फ्रीज़ रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। लेकिन इसका हमें नुकसान भी है। सबसे पहले वाल्ट कैनन जो थे, इन्होंने फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी में ऑपरेट होते हैं उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ हैंड सैले ने स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है और इन्होंने स्ट्रेस को 3 स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। देखा जाए तो हमारे जो डेली लाइफ की स्ट्रेसेस हैं या कोई भी इंटेंस किस्म की स्ट्रेस होती है वो इन 3 लेवल्स पर डिवाइड होती है। फर्स्ट लेवल इज़ अलार्मिंग रिएक्शन। वेन एवर यू फेस a situation that is threatening, that is challenging, you will feel alarm in your body. You will become active and your body will on the fight and flight। यानी कि आपकी बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो उस दौरान फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है जब भी आप किसी ऐसी थ्रेटनिंग कंडीशन को फेस करते हैं। कोई भी नागहानी वाक़या है, कोई भी नागहानी सूरत हाल है, तो उस दौरान जो सबसे पहला जो पहली स्टेज होती है स्ट्रेस की वो होती है अलार्म रिएक्शन। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ योर बॉडी टू दैट सिचुएशन। इट कैन बी थ्रू फिज़िकल, it can be through emotional, it can be through psychological alarms which will you feel lower resistance is followed by the counter shock। कि आप उसके लिए तैयार नहीं थे, आपको वो अचानक से आपको फेस करना पड़ा, तो उस दौरान आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को तैयार करने के लिए जब स्टार्ट करती है तो पहला मरहला अलार्म का आता है, ठीक है। एंड योर डेफिएंस मैकेनिज़्म बिकम्स एक्टिव। अब ये वो यानी कि स्टेज होती है जिसमें आप तैयार करते हैं खुद को उस डेंजर, उस फियर से, उस डैमेज से बचने के लिए। सेकंड स्टेज वो होती है जिसमें आप बड़े ही एफिशिएंटली उस स्ट्रेस को डील कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर और आपके फ़िज़िकल या साइकोलॉजिकल जो आपकी एबिलिटीज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल करके उस स्ट्रेस से अपने आप को सेव कर रहे होते हैं। तो ये वाली स्टेज इसमें ये बैलेंस होता है कि आपको जो स्ट्रेस है और आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल बैलेंस पे चल रही है, आपने उसको कंट्रोल किया हुआ है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस। यानी कि यू आर रेजिस्टिंग द स्ट्रेस, यू आर रेजिस्टिंग द एंग्जियस सिचुएशंस। दिस इज़ द स्टेज, सेकंड स्टेज। एंड स्टेज इसको अगर हम डिस्क्राइब करें द स्टेज ऑफ मैक्सिमम्स अडेप्टेशन एंड होपफुली इट्स सक्सेसफुली रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम फॉर द इंडिविजुअल। और इस स्टेज के अंदर होता है कि आप उस स्ट्रेस के ऊपर हावी होंगे या स्ट्रेस आप पर हावी होगी, ठीक है। तो ये वो स्टेज होती है जिसमें जो एफिशिएंट लोग होते हैं जिनको बड़ा अबूर होता है अपने ऊपर और स्ट्रेस को हैंडल करना जो जानते होते हैं वो इस स्टेज के अंदर कामयाबी से वापस आ जाते हैं नॉर्मल कंडीशन की तरफ, ठीक है। लेकिन जो इस स्टेज के अंदर सरेंडर कर जाते हैं या जिनकी जो रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, अगर वो कंज्यूम हो गई हैं, वो यूज़ हो गई हैं, उनकी कमी है, तो वो क्या करेंगे, वो फंस जाएंगे। और इधर से फिर क्या होगा कि स्ट्रेस उन पर हावी हो जाती है। और यहाँ से फिर तीसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं एग्जॉशन। when your adaptive mechanism which is present in your body in the form of physical abilities, in the form of psychological, in the form of emotional abilities to handle the stress, these abilities will consumed with the time during the stage 2। and if you have not returned to the normal level, then you will drag to the exhaustion stage where your abilities are very minimum। you have consumed all the fuel to handle the stress, now you are out of fuel। अब आपके पास उस एनर्जी की कमी है, उस विल पावर की, उस मोटिवेशन की कमी आ गई है कि जिसकी मदद से आप स्ट्रेस को फेस कर सकते थे, उसको हैंडल कर सकते थे। तो आपके वसाइल सब के सब खर्च हो गए हैं सेकंड स्टेज में। और उस दौरान आपने किया क्या कि आपने उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल होने की वजह से आपको
एग्जॉशन यानी कि आप इसके दौरान क्या होते हैं कि आपकी जो स्ट्रेस है वो बड़ी पीक पे चले जाती है और आपको समझ नहीं आता फिर कि आपने उस मसले से उस स्ट्रेस से कैसे हैंडल करना है, वो कैसे आपने फेस करना है। तो सैले ने ये 3 स्टेजेस दी थी जो कि स्ट्रेस को डिफ़ाइन करती हैं 3 लेवल्स पे। अच्छा, इसमें एक ये बात भी है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई स्ट्रेस जो है वो कोई भी इस तरह की सिचुएशन है कि डैट इज़ डिस्टर्बिंग, डैट इज़ रेस्पॉन्स टू एनी डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट। ये बात का कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आगे हम इसके टाइप्स में जाएंगे और वहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करूँगा। आई होप कि आप में से कोई उसका जवाब दे सके। तो चलें इसको हम आगे देखेंगे फिर कि नेक्स्ट इज़ टॉम कोक्स। दे रिजेक्टेड द आइडिया कि स्ट्रेस जो है वो या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रही होती है या हमारे पर्सनल फैक्टर्स यानी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो है वो स्ट्रेस हो रही होती है। इन्होंने इन आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हुए ये बयान किया था कि स्ट्रेस जो है वो ये मुकम्मल तौर पर उस शख्स का अपना ज़ाती रद्द-ए-अमल होता है जो उसकी बॉडी तैयार करती है, और इसी की वजह से एक स्टिमुलाई हो सकता है कि एक शख्स के लिए स्ट्रेसफुल है और दूसरे के लिए हो सकता है वो बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल ना हो। तो इट इज़ टोटली अ सब्जेक्टिव फिनोमिना। स्ट्रेस इज़ अ सब्जेक्टिव फिनोमिना। इट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल, इट डिपेंड अपॉन दैट पर्सन कि वो उस स्ट्रेस को कैसे फेस करता है और वो स्ट्रेस को कैसे लेता है, वो उस सिचुएशन को कैसे लेता है, उस सिचुएशन को स्ट्रेस के तौर पर लेता है या नॉर्मल के तौर पर लेता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है वो प्रेजेंट कर रहा है एक ऑडियंस के सामने, तो हो सकता है कि वो शख्स जो पहली पहली बार आया है उसके लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी, और एक वो शख्स जो रोज़ाना के बेस पर या जो वक्तन फ़वक्तन प्रेजेंट करता रहता है। अब काम एक ही है लेकिन शख्स दो हैं, दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, दोनों की एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, दोनों का एक्सपोजर डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक शख्स के लिए वही सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाएगी, दूसरे के लिए वही उतनी ज़्यादा एक नॉर्मल रूटीन की बात होगी। तो इट इज़ बेसिकली आ सब्जेक्टिव फिनोमिना। स्ट्रेस जो है ये एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है, जो शख्स का ज़ाती फिनोमिना है कि वो उस सिचुएशन को स्ट्रेसफुल लेता है या उसको नॉर्मल लेता है। समथिंग डैट मे बी स्ट्रेसफुल फॉर वन पर्सन मे नॉट बी स्ट्रेसफुल फॉर द एन अदर पर्सन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है स्ट्रेस इट कैन, और ये आपको मैं बता दूं कि स्ट्रेस जो है कभी भी आपको नहीं छोड़ती। ये आपकी बॉडी में, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में, आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत नेगेटिव रोल प्ले करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिस पर काम करने की ज़रूरत है ना वो इसके ऊपर है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा एंटी स्ट्रेस करेंगे आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ उतनी ज़्यादा साउंड रहेगी। तो इसमें मैं भी रिसेंटली ही एक पढ़ रहा था, रिसर्च देख रहा था कि 70% ऑफ फिज़िकल एलिमेंट्स, फिज़िकल डिजीज़ जो रिपोर्ट होती हैं उनमें 70% वो केसेस होते हैं जिनकी बैक एंड पर काज और रूट काज मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, और अक्सर को खुद पता नहीं होता कि उनकी इस बीमारी की, उनकी इस चीज़ की डिस्टरबेंस की वजह जो है ना वो कोई नफ्सियाती है। ज़रूरी नहीं कि वो बंदा पागल है या उसको बड़ी कोई सवियर किस्म की मेंटल प्रॉब्लम है। नॉर्मल माइल्ड मॉडरेट लेवल की भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई हल्की फुल्की स्ट्रेस हो जाती है जो मुसलसल रहती है, जो महीनों हफ्तों से चल रही है। कोई भी इस तरह की सिचुएशन, मूड प्रॉब्लम है जो हल्की से लेकर बहुत शदीद तक, यानी कि फ़िज़िकल में हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं ज़्यादातर के दे हैव द स्टमक इश्यूज, दे हैव द टेंस मसल्स, and they have the appetite problems, they have sleep problems, they have the weight problem, their weight is increasing or decreasing. These are the physical symptoms, these are the physical diseases, but in 70% of cases the root cause is connected with the mental issues, mental problems which are not being addressed by the physician and also by that person। ठीक है। सो स्ट्रेस इट affects योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड आल्सो योर बिहेवियर। वी कैन नॉट एलिमिनेट द बैड स्ट्रेस। ये बात समझने की है और अपने आप को ये समझाने की है कि हम अपनी ज़िंदगी में से ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस को मुकम्मल तौर पर निकाल कर साइड पे कर दें। हमारी ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है, हमें इसके साथ ही
रहना पड़ेगा, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि हमने किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करना है, हमने किस तरह से अपने आप को कूल डाउन रखना है, अपने आप को हमने रिलैक्स रखना है ताकि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। सो नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। मैं आपकी तरफ इसका एक सवाल था, चलें इसका आंसर मैंने इसमें दे ही दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कि स्ट्रेस को मैनेजमेंट सीधा सीधा अगर मैं ले जाऊं तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर पहले स्ट्रेस को की टाइप्स को देखना चाहिए। और मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया है, किसी का कोई आइडिया जिसके हवाले से कि मैंने टाइप ऑफ स्ट्रेस को इंक्लूड क्यों किया मैनेजमेंट से पहले, कुछ प्लीज़। टाइप को इंक्लूड करने का ये मकसद है कि हमें पहले पता चले कि स्ट्रेस है किस किस्म का, तभी तो हम उसको मैनेज कर सकें। हाँ एग्जैक्टली, एंड यही मैंने अपनी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगा, आपके पास आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है प्रॉब्लम की, आपको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, तो आप मेडिसिन क्या खाएंगे। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि यू आर टोटली आप कह सकते हैं कि आपको उसका इल्म है, आपको उस चीज़ का नॉलेज है कि भाई स्ट्रेस किस तरह का है, मुझे आया एक्यूट स्ट्रेस है, मुझे क्रोनिक स्ट्रेस है, या मुझे कह सकते हैं कि एपिसोडिक स्ट्रेस है, यानी कि मुझे किस तरह की स्ट्रेस है और इसका क्या रद्द हो सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसकी क्या मैनेजमेंट हो सकती है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस जो हैं ये समझना और इनको जी सर। अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें इसकी मैनेजमेंट पता लग सके कि हमें किस लेवल का स्ट्रेस है, किस टाइप का स्ट्रेस है, और हमने उसको किस तरह से कैटर करना है। तो सबसे पहले टाइप्स के अंदर हमने जो सबसे पहली टाइप है वो है अक्यूट है। अक्यूट कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज़ जो कि ताज़ी है, नई नई है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिसको स्टार्ट हुए, उसको हम कहते हैं अक्यूट। तो स्ट्रेस ऐसी कि जो बिल्कुल न्यू है, अभी आपने इसको रिसेंटली ही फेस किया है उस सिचुएशन को, आपके लिए वो बिल्कुल एक नई है, बहुत पुरानी नहीं है, दिस इज़ अक्यूट स्ट्रेस। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन। और इसमें होता है कि अगर आप इसको उस सिचुएशन को, उस रीज़न को, उस फैक्टर को डील कर लेते हैं ना इसी दौरान ही, तो आपकी जो एक्यूट स्ट्रेस है मुकम्मल तौर पर मैनेज हो जाती है और ट्रीट हो जाती है। लेकिन जो लोग इसमें लापरवाही करते हैं या इसको छोड़ देते हैं, या इसके अंदर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, वो फिर फंस जाते हैं एंग्जाइटी के अंदर। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में क्या डिफरेंस है, कैन एनीबॉडी डिफाइन दैट कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस को, ये दोनों एक ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। नोबडी। ओके, स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में आपने याद रखना है कि डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस की रीज़न आपके सामने होती है, वो चाहे परसीव्ड रीज़न है या चाहे वो एक्चुअल रीज़न है। लेकिन जो एंग्जाइटी है, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, उनकी रीज़न आपको पता नहीं होती। वो आपकी बॉडी में वो कंडीशन जो होती है ना, वो विदाउट एनी रीज़न पैदा हो जाती है, आपको वो रीज़न नहीं पता होती, आप उस रीज़न को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मुझे एंग्जाइटी क्यों है। यानी कि कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि सोशल एंग्जाइटी होती है, वो लोगों से मिलने से डरते हैं, लोगों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जाने से डरते हैं, पब्लिकली प्रेजेंट करने से डरते हैं, यानी कि वो अपने घरों से भी नहीं निकलते जिनको सवेयर होता है सोशल एंग्जाइटी। अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या हो सकती है रीज़न, कि लोग हैं, नए हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। लेकिन इस तरह अगर हो तो फिर तो हर बंदे को एंग्जाइटी होनी चाहिए दूसरों से मिलते हुए। तो आपको सिर्फ फैक्टर पता है, आपको उसकी असल रीज़न नहीं पता कि उसको स्ट्रेंजर से या लोगों से मिलने की वजह से एंग्जाइटी क्यों होती है। ये जो रीज़न होती हैं ना, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी होती हैं, जो हमारे चाइल्डहुड में या हमारी जो अर्लियर लाइफ थी उसमें कोई ऐसा इवेंट पेश आया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन फेस की होती है हमने, कि जो हमारे लिए थ्रेटनिंग थी या नेगेटिव थी, वो हमारे सब कॉन्शियस में बैठ गई। और अब जब हमने अपनी होश संभाली है और हमारे अंदर
वो बिहेवियरली तो ये चीज़ें पैदा हो गई हैं कि हमें सोशली जो है वो प्रॉब्लम हो रही हैं सेटिंग्स के अंदर, लेकिन वो जो रीज़न थी वो सब कॉन्शियस में होने की वजह से हमें पता ही नहीं होगी कि रीज़न क्या थी असल में। ठीक है, तो स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेस जो होती है इट इज़ observable phenomena. You have the identification of the reasons and causes, but anxiety that is the prolonged stress and you are not aware of its reasons also. तो दिस इज़ द acute stress. acute stress के अंदर देखें तो अगर हम इसको फ़ौरन मैनेज कर लें तो ये ट्रीटेबल होती है और हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस वो होती है कि अगर आप अक्यूट स्ट्रेस बार बार फेस करते हैं, आपको बार बार अक्यूट स्ट्रेस होती है, वो अक्यूट स्ट्रेस आपको कोई काम करते हो सकती है, कोई स्पेसिफिक काम, कोई स्पेसिफिक एपिसोड ऑफ द डे या स्पेसिफिक एपिसोड ऑफ एक्टिविटी जिस दौरान आप स्ट्रेस फील करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस फील करते हैं क्लास में प्रेजेंटेशन देते हुए, या आप स्ट्रेस फील करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए। तो ये फिनोमिना जो है जो बार बार रिपीट होता है और कुछ देर के लिए ही होता है लेकिन होता बार बार है, इसको हम कहते हैं एपिसोडिक। ये फिर अक्यूट से एपिसोडिक स्ट्रेस की तरफ आ जाता है। तो दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड यूजली बिल्ड व्हेन समवन फेसेस द अक्यूट स्ट्रेस मोर फ्रीक्वेंटली। यानी कि अक्यूट स्ट्रेस को उसने एड्रेस नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, उसको उसने न्यूट्रल नहीं किया, तो वो स्ट्रेस जो थी जो उसकी बिल्कुल शॉर्ट टाइम और पीरियड की थी वो फिर उसको बार बार होना शुरू हो जाएगी और इधर से ही फिर मेंबर्स जो हैं कि इससे आगे फिर क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ वो बंदा चला जाता है। ठीक है, तो अक्यूट में इनिशियल स्टेजेस में अगर आप मैनेज कर रहे हैं ना तो आपके लिए उसको मैनेज करना बड़ा ज़्यादा आसान होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि स्ट्रेस कब होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी थ्रेटफुल कंडीशन में होते हैं, तो हम उस कंडीशन को, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लें तो हमारी स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लोग इसको लटका देते हैं, फिर एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस की, क्रोनिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम होना, ये बात श्योर होती है और फिर वो फिज़िकली डिजीज़ में भी फंस जाते हैं स्ट्रेस की वजह से और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब होती है। इस तरह एपिसोडिक स्ट्रेस जो है इसकी, ये जिन लोगों को होती है ना उनको वरी वार्ड्स कहा जाता है। यानी कि वो हर चीज़ के अंदर दिन में, किसी दूसरे शख्स की बात में, किसी की एक्टिविटी में, किसी की राय में हमेशा नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करेंगे और वो वर्ल्ड का जो व्यू है उनके नज़दीक, दुनिया की जो एक पिक्चर है उनके नज़दीक, वो बड़ी नेगेटिव होती है। इसलिए उनको कहते हैं वरी वार्ड, हमेशा परेशान रहने वाले या परेशान करने वाले। ठीक है, तो पीपल हु आर इन दिस कैटेगरी दे डिस्क्राइब देमसेल्फ एज हैविंग अ लॉट ऑफ नर्वस एनर्जी। वो बहुत ज़्यादा ना एजिटेटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इरेटेबिलिटी उनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सर्ज ऑफ एनर्जी उनको फील होती है और वो उसको कहीं पर निकाल नहीं पाते, तो वही एनर्जी उनकी फिज़िकल ऑर्गन्स को फिर अफेक्ट करती है और वो कई तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाते हैं। तो ऑलवेज दे फील इन हरी, दे टेंड टू बी अब्रप्ट एंड समटाइम द इरिटेबिलिटी कम अक्रॉस एज हॉस्टिलिटी। और कई बार उनकी ये जो चिड़चिड़ापन है, जो इरिटेबिलिटी है, ये किसी को या अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की तरफ ले जाती है। तो ये एपिसोडिक होती है। एपिसोडिक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वो दुनिया को एक डेंजरस, अनरिवार्डिंग पनशिव प्लेस, ठीक है, इसको यानी कि बड़ा नेगेटिव व्यू है उनका दुनिया के हवाले से। यानी कि जो उनकी कोग्निशंस हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो बड़े नेगेटिव टाइप के होते हैं। अगर वो पॉजिटिव होते तो वो तो अक्यूट स्ट्रेस में अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर लेते ना। तो उन्होंने उधर उसको एपिसोडिक में डाला ही इस वजह से कि वो खुद नेगेटिव है। उन्होंने स्ट्रेस को मैनेज करने की बजाय उसको मज़ीद एग्जैजरेट किया है और वो फिर जब बार बार उसके साइकिल बनेंगे। और आपको पता है कि हम जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, या हम कोई बात सोचते हैं, कोई आइडिया सोचते हैं, या कोई भी मैसेज है जो हम अपने आप से करते हैं, कन्वे करते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी चीज़ जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं ना तो उसके न्यूरल पाथवेज ब्रेन में डेवलप हो जाते हैं और फिर वो चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई बंदा नेगेटिव सोचता है ना और वो अभी इनिशियली ही है कि वो नेगेटिव सोचता है या लोगों की बातों में से नेगेटिव जो है वो सेंस निकालता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये करने से कर कर के उनकी बॉडी में, उनके ब्रेन में हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है।
वो न्यूरल पाथवेज इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो एक्टिविटी, वो थॉट उनके अंदर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। तो फिर इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेजेबल ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर हमारी मेहनत लगती है, उस शख्स की भी लगती है, और जो थेरापिस्ट होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको फिर न्यूट्रल करने में। इंडिविजुअल्स हेयर सी नथिंग रॉन्ग विद देयर लाइफस्टाइल। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि वो अपने आप को ब्लेम करने की बजाय दूसरों के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी गलतियों को। यानी कि अगर कोई बंदा जो है उसको सर दर्द हुई है स्ट्रेस में रहने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से सर दर्द रहना एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। कई लोगों को विदाउट रीज़न हेडक होती है, फ्रीक्वेंट हेडक होती है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। तो उसके अंदर देखा गया कि ऐसे लोग जो हैं वो उनको पता है या नहीं पता, वो स्ट्रेस में रहते हैं, डैट्स वाई उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोग ख़ास तौर पर कि जो नेगेटिव सोचते हैं, जो एपिसोडिक कैटेगरी में आते हैं, वो अपनी स्ट्रेस की वजह अपने आप को नहीं समझते, वो दूसरों को समझते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी सिचुएशन के लिए। तो इस तरह ये जो लोग हैं इनकी अप्रोच बड़ी नेगेटिव होती है। क्रोनिक स्ट्रेस सीधी बात है कि अक्यूट और एपिसोडिक जब लंबा हो खींच जाएं, व्हेन इट हैपन वीक आफ्टर वीक्स, मंथ्स एंड आफ्टर मंथ्स, देन ईयर्स आफ्टर सर आपकी ईयर्स। आवाज बहुत कट रही है, आवाज़ इज नॉट क्लियर। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रहा देयर है। इज़ द आई थिंक मे बी नेट इशू, क्योंकि कल रात से जो है ना काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा जब आवाज़ क्लियर हो जाए। आवाज़ क्लियर हुई? यस सर। चले, तो मैं पहले पीछे तो वापस आ जाता हूँ। तो हम देख रहे थे एपिसोडिक स्ट्रेस को, कि जब एक्यूट स्ट्रेस जो है वो बार बार रिपीट होती है और हम उसको कैटर नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, तो वो एपिसोडिक स्ट्रेस के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो थॉट पैटर्न होते हैं ना वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो फिर मज़ीद बढ़ती बढ़ती जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ ले जाती है हमें। तो क्रोनिक स्ट्रेस वो होती है कि जो सिर्फ दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये महीनों और सालों की बात होती है कि शख्स इतने अरसा मुसलसल स्ट्रेस के अंदर है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल टाइप ऑफ स्ट्रेस है कि जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का बहुत नुकसान करती है, ठीक है। इसके अंदर हम जब मैनेजमेंट जाएंगे ना आगे, तो मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा कि हम इस तरह की चीज़ों को कैसे हैंडल करें, और हम कैसे अपना इन चीज़ों की मैनेजमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, और किस तरह से ये चीज़ें फिर एडअप होती होती इन चीज़ों को सल्यूशन की तरफ ले जाती हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये आपकी बॉडी को भी तबाह करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी माइंड को, आपकी सोच को तबाह करती है, आपकी ज़िंदगियों को तबाह कर देती है। देखा गया है कि जो लोग मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। उनके अंदर देखा गया है कि उनके अंदर स्टोमिक अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, कई लोगों को हो भी जाते हैं। ये चीज़ें रिसर्च बेस हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। स्ट्रेस की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्ट्रेस की वजह से देखा गया है कि डायबिटीज़ भी होती है। हमें जब कि ये बताया गया और हमने छोटे होते से अब तक ये सुना है कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है जो आजकल बड़ी कॉमन है, लोगों को इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ क्यों होती जा रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइफ सिचुएशंस चैलेंजेस इस तरह के हो गए हैं कि हम अपने आप को मुसलसल स्ट्रेस में रखते हैं। और मुसलसल स्ट्रेस रखना यानी कि फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड, जो आपका सिस्टम है बॉडी का वो ऑन है। और जब भी वो ऑन होता है ना, तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पर ग्लूकोज पड़ी हुई है ना, शुगर पड़ी हुई है जो कि इजाफी थी, वो वहाँ से उठाकर आपके ब्लड में डाल दी जाती है। तो आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके ब्लड में डाली जा रही है। तो इस तरह ब्लड में मुसलसल शुगर हाई रहने की वजह से क्या होता है कि आपका जो पैंक्रियाज होता है ना, जो इंसुलिन बना रहा होता है, वो वीक हो जाता है, ठीक है। और उसके वीक होने से क्या होगा, आपको फिर श्योरली डायबिटीज़ हो गया। लेट मी चेक कौन आया है अब इस वक्त ज्वाइन करने। गाइस आपको समझ आ रही है?
क्लास, आर यू गेटिंग डैट? यस सर। हाँ, ठीक हो गया। तो आगे है एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, ऐसी स्ट्रेस जो हमने खुद से गुमान कर लिया है। कोई भी ऐसी परेशानी हमने खुद से बना ली है कि जो रियलिटी में नहीं है, लेकिन हमने उसको ऐसा सोच लिया है कि ऐसा हो जाएगा। यानी कि कैटास्ट्रोफाइजिंग हमने सिचुएशन बना दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि औरतों को बड़ा ज़्यादा होता है कि अगर मेहमान आने हैं तो अगर नमक ज़्यादा या कम हो गया तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, सब के सामने लोग क्या कहेंगे कि इसको बनाने नहीं, यानी कि एक सिचुएशन को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं जो अभी रियल में हुआ भी नहीं है, लेकिन उसको पहले से उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और उनकी उस क्रिएशन की वजह से उनके अंदर जो फिर स्ट्रेस जो है वो पैदा होती है। इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, यानी कि एक गुमान की हुई परेशानी। तो दिस इज़ एन देर इज़ एन ओवरऑल ड्रेड एंड वरी अबाउट द फ्यूचर। इसके अंदर देखा जाए ना तो याद रखिएगा मेंबर्स के जो मूड की प्रॉब्लम्स है ना, यानी कि लो मूड है, डिप्रेशन है, ग्रीफ है, इसका ताल्लुक उन लोगों के साथ है कि जो ज़्यादा पास्ट को कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब हम पास्ट में नेगेटिव चीज़ों पर कंसीडर करेंगे ना तो हम लो फील करेंगे, हमें पछतावा होगा, हमें उदासी फील होगी, और वो चीज़ें फिर ट्रांसलेट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ लो मूड, इन द फॉर्म ऑफ सैडनेस। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस याद रखिएगा उन लोगों को ज़्यादा होती है कि जो ज़्यादा मुस्तकबिल में जीते हैं, जिनको आने वाले दिन की ज़्यादा पहले पड़ गई है कि कल हमने क्या करना है, कल कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये जो फ्यूचर की आपकी अप्रोच है और नेगेटिव अप्रोच फ्यूचर के लिए होती है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे होंगे तो उनको मैं कैसे खिलाऊंगा, उनकी पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा, अगर वो पढ़ ना पाए तो वो कामयाब कैसे होंगे। यानी कि आपने एक वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर लेना होता है अपने दिमाग में कि बुरा ही होना है या पता नहीं कैसे होना है। तो फ्यूचर की जो है ना ये एक पिक्चर क्रिएट होती है और वह इस अप्रोच के साथ जो है वो सोचते हैं, अपनी लाइफ को गुजारते हैं। और वो एक समझ लें कि ख्याली पुलाव वाला हिसाब है कि वो चीज़ अभी रियलिटी में नहीं है, हुआ भी कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले से उसको गुमान करके अपने आप को परेशान कर लिया। हो सकता है वो रियलिटी में इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन ना हो, लेकिन हमने उसको उतना बना लिया है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। इससे भी अपने आप को हम जितना ज़्यादा सेफ रखें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको मुसलसल करते हैं और चीज़ों को पहले से ही हम परसीव करके तो उनके ऊपर स्ट्रेस आउट हो जाएंगे तो ये हमारी फिर हैबिट हो जाती है, फिर हम ना चाहते हुए भी ना खुद को फजूल बातों पर जो है परेशान करेंगे। और स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए चाहे हल्की है या चाहे वो सवियर है, उसका फिज़िकल जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा सवियर होता है और हमारी फिज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। एंटिसिपेटरी के पास सिचुएशनल स्ट्रेस है जो किसी खास सूरत हाल में ऑपरेट होती है। इट इज़ अ सिचुएशन डैट इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, किसी बात पर बहस हो गई, या किसी का कोई जॉब चले गई है, ठीक है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, उस दौरान जो आपको स्ट्रेस फील होती है, डेट इज़ सिचुएशनल स्ट्रेस। और इसको भी जब हम अगर कहें कि सॉल्व कैसे करना है तो आप उस सिचुएशन को सॉल्व करें ना। ठीक है। लॉस ऑफ स्टेटस है या लॉस ऑफ जॉब है तो अच्छी जॉब ढूंढ लें, किसी और जगह अप्लाई कर लें, बजाय कि आप बैठ कर उसके ऊपर सोचते रहें और अपने आप को परेशान करते रहें। तो ये चीज़ें होती हैं जो सिचुएशनल ऑपरेट होती हैं, और इस दौरान जो है वो हमारी बॉडी का जो इस तरह रिस्पॉन्ड करना एक नॉर्मल फिनोमिना है, स्ट्रेस होना एक नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन अब नॉर्मल तब होता है जब हम उसको मैनेज नहीं करते, जब हम उसके ऊपर काम नहीं करते, जब हम उससे आगे मूव ऑन नहीं करते। तो सिचुएशनल स्ट्रेस के बाद है इनकाउंटर स्ट्रेस। ये बेसिकली उन लोगों को होती है कि जो लोगों से मिलने से कतराते हैं, डरते हैं, जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने से डरते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, गैदरिंग में जाते हुए, पब्लिकली स्पीक करते हुए, यानी कि लोगों का सामना करने से जो लोग डरते हैं, ये जो स्ट्रेस होती है इसको हम कहते हैं इनकाउंटर स्ट्रेस। और इसी की जो एडवांस फॉर्म है ना वो फिर सोशल एंग्जाइटी होती है। ठीक है। और देखा जाए ना तो इसका जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा जो रोल होता है ना ये चाइल्डहुड के साथ होता है। अगर वालदैन ने बच्चे को शुरू से घर में बांध के रखा है ना और बाहर नहीं निकलने दिया, और उसको लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने नहीं दिया, उसको सोशलाइज नहीं होने दिया, तो वो क्या होगा कि वो
उस चीज़ उसके अंदर इस तरह से बैठ जाती है कि वो उस तरह की सिचुएशंस फेस नहीं कर पाएगा जो उसने चाइल्डहुड में नहीं की। उसको पहले सिखाया नहीं गया कि आपने बाहर जाना है, आपने किस तरह से लोगों के साथ बात करनी है, किस तरह से आपने मिलना है। जब उसके ऊपर ये बर्डन पड़ेगा अपनी एडल्ट लाइफ में आकर, उसे लोगों से मिलना पड़ेगा काम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो उससे ये काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो अब उस शख्स को खुद पता नहीं होगा कि उसको ऐसा क्यों है, लेकिन ये उसके सब कॉन्शियस माइंड में उसकी बचपन के उम्र के अंदर ही ऐसा कोई इवेंट रख दिया गया, उसकी ट्रेनिंग इस तरह कर दी गई कि अब वो बिहेवियरली जो है वो सामने मैनिफेस्ट तो हो जाती है, लेकिन अब हमें उसकी रीज़न क्लियर नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पेरेंट्स जो हैं इनको भी इनकी बाकायदा पेरेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप्स और ये चीज़ें रखवानी चाहिए, ताकि इनको पेरेंटिंग के रूल पता हों और बच्चे की इस तरह के जो नुकसानात हैं साइकोलॉजिकल हैं या चाहे वो इस तरह से इमोशनल हैं उसके ऊपर काम कर सकें। तो इट हैपन्स व्हेन यू वरी अबाउट द इंटरेक्शन विद सर्टन पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यू डू नॉट लाइक, और यू थिंक डैट दे आर अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि वो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता कैसे लोग हैं, और आपको क्या होता है कि पता नहीं मुझे कैसा समझेंगे। मैंने उनसे अगर मतलब कोई बात की तो बाद में वो बैठ कर सोचते रहते हैं कि मैंने सही बात की है, मेरी बात कहीं पर उनको बुरी तो नहीं लग गई। तो इस तरह की जो स्ट्रेस होती है कहते हैं इनकाउंटर स्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ यूज स्ट्रेस, ये हेल्दी टाइप ऑफ स्ट्रेस है। ये वो स्ट्रेस है जो हमें मोटिवेट करती है कोई काम करने में। साइमन फ्राइड जो है ये फादर ऑफ साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर है। इसके मुताबिक हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करने वाली जो पावर है ना, वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। और ये वो माइंड का पार्ट है कि जो हमें मुकम्मल तौर पर हमसे बिल्कुल छुपा हुआ है, और जो बिल्कुल छुपा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में लाशऊरी दिमाग, यानी कि ये वो दिमाग का हिस्सा है, हमारे माइंड का वो हिस्सा है कि जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारी बचपन की कौन सी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, वो हमें नहीं पता, इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है। लेकिन ये हमारे तक कम्युनिकेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्लिप ऑफ टंग्स, हम अक्सर बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, बोल कुछ देते हैं। ठीक है। तो इस तरह यानी कि हम ये सब जो एक्टिविटीज़ है ये सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होती हैं। और रिसर्च देखी गई है कि हमारे जो डेली बिहेवियर्स हैं ना, हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, दे आर 90% कंट्रोल बाय सब कॉन्शियस माइंड। यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जिसका हमें पता ही नहीं है, वो हमारे 90% बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसलिए आप अगर सब कॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखते हैं, इसके अंदर हेल्दी इंस्टॉलेशन करते हैं चीज़ों की, तो आपके बिहेवियर और आपकी लाइफ बहुत अच्छी और स्मूथ गुजरेगी। लेकिन अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया हुआ है, तो फिर आप इस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं कि ये फिर आपके बिहेवियर के साथ क्या करता है। तो यू स्ट्रेस जो होती है ना, इट इज़ अ पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ मोटिवेटिंग फोर्स कि आपने, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है ना, तो इट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस। अगर आपको भूख फील ना होती तो आप खाना कैसे खाते। ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे गर्मी है, आपको गर्मी फील करवाई जाती होती है, और तब ही आप अपने आप को छाँव में लेके जाते हैं या अपने आप को आप कूलिंग इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेस होती है कि जो पॉजिटिव होती है और आपको उस तरह से नुकसान नहीं देती कि जो बाकी टाइप ऑफ स्ट्रेस जो होती हैं वो आपको नुकसान देती हैं। तो यू स्ट्रेस गिव अस द मोटिवेशन दैट वी नीड टू विन और परफॉर्म एक्सीलेंटली। नेक्स्ट इज हाइपर स्ट्रेस। हाइपर का मतलब क्या होता है? अबव द एवरेज, हाई। ठीक है। तो हाइपर स्ट्रेस का मतलब कि ऐसी स्ट्रेस कि जो एकदम से हुई है और बहुत ज़्यादा सिवेरिटी रखती है, उसकी शिद्दत ज़्यादा है। दिस हैपन व्हेन पर्सन इज फोर्स टू परफॉर्म अबव देयर नॉर्मल कैपेसिटी, यानी कि मेरी जो कैपेसिटी है वो ये है कि मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ, और अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि आपने 2 से 3 घंटे मुसलसल बोलना है, तो मेरी कैपेसिटी से ऊपर का काम हो गया। अब मेरी कैपेसिटी से जब भी ज़्यादा मेरे से काम लिया जाएगा, या हम जब भी अपनी कैपेसिटी से बढ़कर कोशिश करते हैं, कोई काम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान हम जो स्ट्रेस फील करते हैं, दैट इज़ नोन एज हाइपर स्ट्रेस। द पर्सन एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस कैन फाइंड आउट दैट देयर इमोशंस रन हायर। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एजिटेटेड फील करेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे,
और इस तरह ये सिचुएशन जो है वो फिर बर्नआउट की तरफ ले जाती है। आई होप आपको बर्नआउट का पता होगा। बर्नआउट होता है कि आप अपने जॉब अपने काम की वजह से जो है वो इतने ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होते, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, मूड प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाती हैं, तो हम कहते हैं बर्नआउट। तो हाइपर स्ट्रेस वो है कि जब आप अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम करते हैं या आपकी कैपेसिटी से बढ़कर काम लिया जा रहा है, आपकी एबिलिटीज़ से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो उस वक्त आपको जो परेशानी फील होगी, जो आपको दिक्कत फील होगी बेट, वो होती है हाइपर स्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ बियर स्ट्रेस। बियर स्ट्रेस कि जब आपने किसी परेशानी और सिचुएशन को बर्दाश्त करना है पेशेंस रखते हुए, तो उस दौरान जो आपकी बॉडी जो है क्रिएट करती है, डैट इज़ बियर स्ट्रेस। द इट हैपन्स व्हेन अ पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, उसको बार बार ट्रिगर किया जा रहा है लेकिन वो शख्स उसको बर्दाश्त कर रहा है। कोई बंदा मुझे फॉर एग्जांपल मेरी बार बार इंसल्ट कर रहा है, मेरी बैक बाइटिंग कर रहा है, और मुझे पता लगता जा रहा है साथ साथ कि मेरा ये फ़लाँ बंदा मेरे पीछे जो है वो मेरी बैक बाइटिंग करता है, गिबत करता है, चुगली करता है, और मैं उस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करता जा रहा हूँ। दिस इज़ बियर स्ट्रेस। ये मेरे अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो रही, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँ या ना करूँ वो एक अलग है, लेकिन मेरे अंदर तो क्रिएट हो गई ना, तो इसको कहते हैं बियर स्ट्रेस। तो समवन इन हाईली चैलेंजिंग जॉब, इन हाईली कोग्निटिव टास्किंग, ऐसी टास्किंग, ऐसे काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स होती हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों से डील करना पड़ रहा होता है। तो इस वक्त क्या होता है कि आपकी वो जो बर्दाश्त करने और आपके अंदर जो पैदा होने वाली स्ट्रेस होती है वो बियर स्ट्रेस होती है। तो दिस अकर्स व्हेन अ पर्सन पोटेंशियल इज़ बीइंग ओवर स्ट्रेस। जब आप उसकी मतलब जो महारत है ना, उस महारत को नाजायज़ तरीके से, यानी कि उसको ओवर द एवरेज, अबव द एवरेज उससे काम लेना शुरू कर दें। एक बंदा अगर अकाउंटेंट है और उसकी मैथमेटिकल और अकाउंट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप है, तो आप उसको एक डिपार्टमेंट के अकाउंट देने के बजाय पूरी कंपनी के अकाउंट दे देंगे, तो आपने उसको बर्डनाइज कर दिया, आपने उसकी एबिलिटी को बर्डनाइज कर दिया है। तो वो कर तो देगा लेकिन वो स्ट्रेस में होगा, उसके ऊपर एक तलवार लटक जाएगी कि मैंने सारी कंपनी के अकाउंट्स को देखना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बियर स्ट्रेस। आगे इसकी मैं इसकी दो मेन अगर देखें तो ब्रांचेस आती हैं। स्ट्रेस को अगर हम साइकोलॉजिकली फील कर रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहलाती है, और जब वही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या जब कोई भी ऐसी चीज़ जो फिज़िकल है, तो हाँ हम फिज़िकली उसको फील करते हैं तो फिज़िकल स्ट्रेस है। तो फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टेंड टू बी काज बाय द इमोशनल स्ट्रेसर्स। फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो नफ्सियाती तौर पर आपका दबाव होता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर इमोशनल लिंक्ड है। नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है, तो वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की है, तो वो भी आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर देती है। और इसी तरह नेगेटिव जो इमोशंस है वो भी आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। तो अलगर्ज के इमोशन कोई भी है ना, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो इमोशनल स्ट्रेसर्स कैन बी caused by the genuine emotional issues such as the death of a loved one, और such stress can be caused by the perceived emotional situation, कि हमने पहले से ही दिमाग में एक खाका बना लिया उस सूरत हाल का कि ऐसा होगा या ऐसा हो रहा होगा या वो ऐसा सोच रहा होगा। तो ये हमने एक परसीव सिचुएशन पैदा कर लिया, अपने दिमाग में एक तस्वीर बना ली, तो इसकी वजह से हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, हमारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी बॉडी एनर्जीज नेगेटिव हो जाती हैं, और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की तरफ हमें ले जाती हैं। तो स्ट्रेस इट्सेल्फ इज़ रियल, या वो रियल है या वो हमारी अपनी फैंटेसाइज्ड है, उसका जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे होता है ना वो रियल होता है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक सिर्फ खाम ख्याली में ये सोचा है ना कि वो शख्स मुझे पसंद नहीं करता, हो सकता है रियलिटी में ऐसा ना हो, लेकिन ये मेरा एक आइडिया तो है ना। उस आइडिया का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, हमारी बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट रियल ही होगा। तो स्ट्रेस चाहे रियल हो या चाहे वो इमेजिन्ड थ्रेट हो, एक गुमान किया हुआ
खौफ और डर हो, उसका नुकसान हमारे जिस्म को रियलिटी के अंदर ही चुकाना पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट रियल होता है। फिज़ोलॉजिकल स्ट्रेस वो है जो फ़ाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि जब भी हमारे जिस्म को या हमारी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होता है या हमने किसी को ख़तरे में देख लिया तो हम खुद भी फील करते हैं, इसको हम कहते हैं फिज़ियोलॉजिकल। और इस दौरान क्या होता है कि हमारा ब्रेन HPA एक्सिस को एक्टिवेट कर देता है। कैन एनीबॉडी डिफाइन और कैन टेल अबाउट HPA एक्सिस? ये मैंने अपनी पिछली वेबिनार में भी बताया था, ख़ास तौर पर अग्रेशन की जो मैंने वेब की थी उसके अंदर मैंने HPA एक्सिस बताया था। इसमें अगर किसी ने अटेंड किया हो तो, या किसी को पता हो, हमारी बॉडी का ये एक्सिस अब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए। अच्छा, HPA एक्सिस क्या है? बेसिकली हमारे ब्रेन का एक हिस्सा को कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी का, ये समझें कि होम्योस्टैटिक सेंटर है। हमारी बॉडी के अंदर की जो इन्वायरमेंट है ना, वो एक बैलेंस्ड वे में चल रही है, ठीक है। टेम्परेचर है तो वो बैलेंस्ड है, वाटर लेवल है तो वो बैलेंस्ड है, शुगर है तो वो बैलेंस्ड है। ये जो बैलेंसिंग हमारी बॉडी में हुई है ना, वो हाइपोथैलेमस करता है, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये इसके साथ साथ ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में है उनको भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है, H फॉर हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है एक दूसरे ग्लैंड को, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे आपकी पूरी बॉडी के एक दूसरे ग्लैंड्स को जो है ना वो हेड कर रहा है। तो ये क्या करता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बॉडी में पड़े हुए एड्रीनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। और जब एड्रीनल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा दिया जाता है, और उसके अंदर जो सबसे सरफहरिस्त है वो कार्टिसोल है। तो जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं ना, या जो लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, जो एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर देखा गया है कि उनकी जो ब्लड के अंदर कार्टिसोल लेवल्स भी हाई रहते हैं। तो ये HPA एक्सिस है जो कि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को क्रिएट करता है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया हुआ होगा HPA एक्सिस से। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में हम आगे जाते हैं टू द फेज़ 1 सिम्टम्स में। डैट आर द वार्निंग सिम्टम्स, यानी कि अभी आपको बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेस है और इसमें कोई इतना ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि अभी वक्त नहीं गुजरा, अभी इतना ज़्यादा इसको ड्यूरेशन नहीं हुआ। तो अर्ली वार्निंग साइंस जो स्ट्रेस के होते हैं, दे आर मोर इमोशनल, इनका ताल्लुक ज़्यादा इमोशनल कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स के साथ होता है। बॉडीली जो है ना, इसकी जो आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादातर इमोशनल फॉर्म में आपको जो है ना पहली फेज़ फील होती है। डैट इज़ द फीलिंग ऑफ वैग एंग्जाइटी, एक गैर वाज़िया सी परेशानी दिमाग में होगी। इसी तरह आप बोर फील करेंगे, आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो जो हैं जज्बात, उनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। आपको मतलब कि कह सकते हैं कि कोई काम करने में कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कोई इमोशन जो है वो क्रिएट करने में, कोई भी जज्बात उनको क्रिएट करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। लैक ऑफ इमोशन आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह इमोशनल फटीग हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह डिप्रेशन, ये यानी कि ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स इमोशनल हैं। फिज़िकल इसकी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। हाँ, अगर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, अगर ये प्रोलॉन्ग रहती हैं ना तो फिर ये आगे जाकर फिज़िकली भी ट्रांसलेट होती हैं। तो फेज़ 2 में क्या होता है कि वार्निंग साइंस हैव बीन प्रोग्रेस्ड, जो आपने पीछे देखे थे और पढ़े हैं उनमें से कुछ इंडिकेटर्स को, अगर आप उसको नहीं टैकल करते, मैनेज नहीं करते, तो ये फेज़ 2 की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि फिज़िकल एंड बॉडी, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से ये चीज़ें फिर क्रिएट होती हैं। यानी कि जो सिम्टम्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं ना, वो फिर जिस्मानी तौर पर भी पैदा होती हैं और नफ्सियाती तौर पर भी पैदा होती हैं। जिस्मानी तौर पर कैसे होती हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा यानी कि कहीं ना कहीं दर्द रहती है जिस्म में, कभी उनको पट्ठों में खिंचाव हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा कॉमन एरिया है जो स्ट्रेस की वजह से आपको मसल होता है, स्ट्रेनिंग होती है, वो आपका नेक एरिया, ठीक है।
उनका नेक और शोल्डर एरिया जो स्ट्रेच रहता है बड़ा स्टिफ रहेगा, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह ऐसे लोगों में फ्रीक्वेंट हेडेक्स, इसी तरह बार बार ज़ुकाम का हो जाना, यानी कि खांसी वगैरह, इस तरह के इश्यूज रहते हैं उन्हें। इसी तरह मसल एक्स कि उनको जो है वो अपने पट्ठों में मसल्स के अंदर पेन फील होती रहती है, उनमें दर्द होती है, ठीक है, पट्ठों का दर्द आप कह सकते हैं। इसी तरह स्लीप डिस्टर्बेंस है। और ये क्योंकि स्ट्रेस है ना, तो ये आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है, और ओवर थिंक जो होती है ऐसी हैबिट है जो आपको फिर कोई दूसरी तरफ ध्यान नहीं देने देती। अगर आप सो रहे हैं तो आपका नींद की तरफ फोकस नहीं होगा, आपका अपनी बातों की तरफ फोकस होगा, तो स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। इसी तरह फिज़िकल इमोशनल जो है वो थकावट, उसके अंदर इजाफा हो जाता है। आप अपने आप को थका थका फील करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं। सोशल विड्रॉल जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाता है, आप लोगों से मिलने से कतराते हैं कि लोगों को ये पता ना लग जाए कि मैं परेशान हूँ, या मेरे चेहरे से किसी को कोई आइडिया ना हो जाए कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन हो की तरफ जाना शुरू हो सकते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ इंट्रेंस कम्यूलेटिव स्ट्रेस, यानी कि ये जो पीछे फैक्टर सारे हैं ये जमा होते होते इस तीसरे फेज़ की तरफ आ जाते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव स्ट्रेस, जिसमें आपकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उसका मैक्सिमम जो है वो डैमेज हुआ होता है। लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव है, ठीक है, अपने पार्टनर और अपनी फिजिकल मैरिटल लाइफ के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में जो बंदा रहता है ना, और उसको ये सिम्टम्स हैं जो मैं अभी आगे बता रहा हूँ, तो समझें कि उसको कोई हल्की फुल्की स्ट्रेस नहीं है, उसको फिर सीवियर है, ठीक है। तो सिम्टम्स से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको स्ट्रेस जो है ना वो माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर है। इसके साइकोलॉजी में कई तरह के टेस्ट भी हैं जो हम परफॉर्म करते हैं क्लाइंट्स पे, और हमें उनकी जो सिवियरिटी है उसका आइडिया हो जाता है कि वो कितनी स्ट्रेस में है, उसके लेवल क्या है। तो लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव है। इसी तरह फिर इसी दौरान जो है वो एडिक्शन की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए अल्कोहल यूज़ हो सकती है, स्मोकिंग आ जाती है। इसी तरह ड्रग यूज़ हो सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन प्रिस्क्राइब हैं, जो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, जैसे कि नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स हैं, रिलैक्सेशंस हैं, रिलैक्सिंग टैबलेट्स हैं, कई तरह की कैटेगरीज हैं, SSRIs हैं, SNRIs हैं। इनको चूँकि इजाज़त नहीं है कि आप विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर नहीं ले सकते ना, तो ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, इनका भी इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है ना, तो समझें कि वो माइल्ड में नहीं है, वो सीवियर में है, सीवियर एंग्जाइटी में है। इसी तरह क्राइंग स्पेल, ऐसे लोग जो हैं वो बिला वजह जो है वो रोना शुरू कर देते हैं बैठे बैठे। इसी तरह इनके अंदर वो ही बात, फिज़िकल इमोशनल फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा। इसी तरह रिजिड थिंकिंग आ जाती है कि इनकी जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। वो यस या नो, इससे आगे पीछे नहीं सोचते, अच्छा या बुरा, कोई बैलेंस्ड वे ऑफ थिंकिंग नहीं उनकी रहती। कोई अगर बंदा अगर बुरा लगता है ना उन्हें, तो उससे ज़्यादा बुरा उन्हें कोई दूसरा लगेगा नहीं। और अगर कोई बंदा उनको अच्छा लग रहा है ना, तो उससे अच्छा उनको कोई और लगेगा नहीं। तो बड़ी रिजिड टाइप ऑफ थिंकिंग होती है। रेस्टलेसनेस उनके अंदर आ जाती है, बेचैनी, विड्रॉल लोगों से, इंक्रीज एंग्जाइटी, अल्सर्स की प्रॉब्लम, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे लोग जो सीवियर स्ट्रेस में रहने वाले होते हैं, उनके स्टमक के अंदर HCl का लेवल बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो अल्सर की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह मैरिटल डिस्कॉर्ड, अजदवाजी तौर पर वो लोग जो हैं, ऐसे लोगों की जो इजदवाजी ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, और कई बार ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की तरफ चले जाती है जिसमें डाइवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीयर, दैट इज़ द लास्ट लेवल ऑफ फेज। इट इज़ indicated when you have about minimum 5 to 10 years of continuous stress, यानी कि 5 से 10 साल, यानी कि साल गुजर चुके हैं, आप अब मुसलसल स्ट्रेस के अंदर हैं। और इसका उस बंदे को भी नहीं खुद आइडिया होता है कि वो कितने अरसे से स्ट्रेस में है। ये इंडिकेशंस होती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आगे मुख्तलिफ ये इंडिकेटर्स हैं, यानी कि कैरियर प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके कैरियर्स के अंदर कोई ब्रेक आ सकता है, कोई मेगा चेंज आ सकता है जिसकी वजह से उनका कैरियर तबाह हो जाए। हार्ट डिजीज़ आ सकती हैं कि दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन,
ठीक है। पाल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, यानी कि टैकीकार्डिया होता है कि आपको जो है दिल की धड़कन बड़ी ज़्यादा प्रोनाउंस फील होती है, आपको उसकी जो धमक है वो अपने सीने के ऊपर फील होती है, ठीक है, इसको कहते हैं टैकीकार्डिया। एंड नेक्स्ट इज़ एस्थमा, यू कैन हैव द रेस्पिरेटरी डिजीज़। एस्थमा को भी देखा गया है कि इसका ताल्लुक आपकी स्ट्रेस लेवल के साथ भी होता है। इसी तरह मसल ट्रेमर्स, मसल्स के अंदर जो है वो ट्रेमरिंग आ जाती है, कांपना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, या होमिसाइडल, किसी दूसरे को किल करने के थॉट्स आ सकते हैं। ओवर रिएक्शन टू द माइनर इवेंट्स, कि अगर आपको किसी ने कोई मजाक किया तो आपने उसका बहुत ज़्यादा रद्दमल दे दिया जबकि उसका उतना रद्दमल नहीं बनता था, यानी आपकी इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती। एजिटेशन, उसके बाद पैरानोए, दूसरों पर शक करना, उनकी हर बात पर शक करना, नीयत पर शक करना, उनकी सोच को खुद से प्रिडिक्ट करना शुरू कर देना। इसी तरह उनकी मेमोरी जो है वीक होना शुरू हो जाती है। एक्सीडेंट ऐसे लोगों के, क्योंकि वो फास्ट ड्राइविंग करते हैं स्ट्रेस में, तो एक्सीडेंट्स होना उनके लिए बड़ा फ्रीक्वेंट एक प्रॉब्लम होता है। उसके बाद उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है, क्योंकि वो मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं, एजिटेशन में रहते हैं, तो लोग उनको इतना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो क्योंकि वो यानी कि आपने भी देखा होगा आपके सर्कल में कोई ऐसा शख्स होगा जो गुस्से का बड़ा तेज़ है, तो लोग उससे बात करने में, उससे मिलने से कतराते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उस बंदे की जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो बड़ी लो फील करता है वो शख्स, फिर के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे मेरे गुस्से की वजह से, मेरे चिड़चिड़ेपन की वजह से, तो वो फिर लो सेल्फ एस्टीम की तरफ जाना शुरू कर देता है। अनकंट्रोल एंगर, ग्रीफ एंड रेज, ये चीज़ें हैं काजेज ऑफ स्ट्रेस में। देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा देखा गया रिसर्च में स्ट्रेस होती है डैट इज़ लिंक्ड टू द वर्क एंड जॉब, ठीक है। वर्क स्ट्रेस जो है वो इस लिस्ट के अंदर टॉप पे आती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकती है। वर्क स्ट्रेस क्या है कि जो आप जॉब पर, अपनी काम की जगह पर फील करते हैं, डेट इज़ वर्क स्ट्रेस। एंड इट कैन बी काज टू द वर्क लोड बाइंग अनहैप्पी इन योर जॉब, आपको कोई ऐसी जॉब करनी पड़ रही जो आपको पसंद नहीं, ठीक है। इसी तरह पुअर मैनेजमेंट है, आपको जो टास्क दिए जा रहे हैं आपसे वो मैनेज नहीं हो पा रहे। अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर वर्क, आपको पता ही नहीं है कि आपसे उन्होंने एग्जैक्ट काम क्या लेना है, आपने एग्जैक्ट काम क्या करना है। इसी तरह आप इनसिक्योर हैं अपनी जॉब पे, कि जब मर्ज़ी हो सकता है वो आपको टर्मिनेट कर दें, या आप इनसिक्योर हैं कि आपको कभी तरक्की भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी कभी तनख्वाह बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। इसी तरह है गिविंग टू द स्पीच टू योर कलीग्स, अपने कलीग्स को, अपने पब्लिक क्लाइंट्स को, ठीक है, आपने अगर प्रेजेंट करना है तो इट कैन बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल न्यू हो। फेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन और इम्तियाजी सलूक जिन लोगों के साथ किया जाता है, उनको भी वर्क स्ट्रेस जो है वो फील होती है, वो अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से खुश नहीं होते, और इससे उनको फिर स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइफ स्ट्रेस में आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके ज़ात में स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं, जैसे कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन, डाइवोर्स है, लॉस ऑफ जॉब है, गेटिंग मैरिड कैन बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपके इमोशन बड़े हाइट पे होते हैं ना, तो आपको मैं पहले भी बताया कि कोई भी इमोशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो जब बहुत हाइट पर चला जाता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, सॉरी स्ट्रेस इंडिकेटर्स हैं, वो ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि वो जो आप सोच के बैठे हुए हैं एक चीज़ को, जिस वजह से आप खुद को परेशान कर रहे हैं, वो असल में भी है या नहीं है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट रियल होता है, ठीक है। आपका जो ब्रेन है वो रियलिटी में और आपकी जो इमेजिनेशन है उसमें फ़र्क नहीं कर सकता। तो इसलिए आप ये चीज़ भूल जाएं कि आप अगर कोई नेगेटिव सोचते हैं तो आप उससे सेव हो जाएंगे, आपकी बॉडी सेव हो जाएगी, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप खुद को नेगेटिव रखते हैं, खुद से नेगेटिव टॉक करते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी बॉडी उसका पूरा पूरा हिसाब चुकाती है, ठीक है। तो इसी तरह क्रोनिक इलनेस है, कोई ऐसी बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, वो अब ऐसी बीमारी है कि जो बड़ा लंबा अरसा चलनी, लाइफ लॉन्ग चलनी है। कैंसर हो गया, इसी तरह खुदा न खास्ता डायबिटीज़ हो गई, इस तरह की कोई भी क्रोनिक इलनेस है, ये भी आपके अंदर
स्ट्रेस पैदा करती है, आप स्ट्रेस के पेशेंट हो सकते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती हैं किसी भी इमोशनल सिचुएशन की वजह से। और इसी तरह अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है कि जो बेड रिटन है, आपको उसकी देखभाल करनी पड़ रही है, तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, आप स्ट्रेस में अपने आप को रखते हैं। इसी तरह इंटरनल स्ट्रेसर्स की बात करें, अभी तक जो हमने देखा कि उसमें ज़्यादातर वो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जिनका ताल्लुक है, ठीक है। इंटरनल भी स्ट्रेसर्स आपके अंदर भी पड़े हुए हैं जो आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि फियर एंड अनसर्टेनिटी, डर, खौफ और किसी भी सूरत हाल का गैर वाजिया होना आपको एक खौफ में पैदा करता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो ये इंटरनल फैक्टर है जो कि आपकी सोच के साथ ताल्लुक जिसका ताल्लुक है। तो ये जो परसेप्शंस हैं ये फियर क्रिएट करती हैं, फियर आगे स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो ये इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आपने ऐसी उम्मीदें बांध ली हैं कि जो हकीकत में होना बड़ा मुश्किल है। आपको बंदा अगर ये एक्सपेक्ट कर ले कि वो इन द फ्यूचर जो है वो अमेरिका का सदर बनेगा, तो ये तो एक बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना उसकी, एक बड़ी गैर हकीकी सी उम्मीद है, एक गैर हकीकी सा उसका एक कंसेप्ट है जो कि यानी कि याद रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये ना अप्रोच रखें कि आपने एक गोल सेट करना है और आपने उसकी तरफ मैक्सिमम कमिट हो जाना है, मैक्सिमम उसके साथ कमिटमेंट करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर आपने गोल ऐसा रख लिया है कि जो अनरियलिस्टिक है, जिसके हासिल करने की रिसोर्सेज ही आपके पास नहीं है, और आपने फिर भी ऐसा गोल सेट कर लिया है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप खुद को इंटरनली स्ट्रेस में डालेंगे और फिर आगे जाकर वो एक्सटर्नली स्ट्रेस की तरफ भी जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई गोल सेट करें तो याद रखें कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या अचीव करने जा रहे हैं और उसके लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं तो उनके ना अचीव होने पर एक अलहदा से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी तरह कोई आपकी बॉडी, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया है या आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आया, खुदा खुदा ना खास्ता किसी एरिया का डैमेज हो गया, ठीक है, या आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों को आपको पता है कि स्टंट पड़ते हैं, कोई वाल्व दिल का जो है वो बंद हो गया, तो चेंज तो आया ना बॉडी में, ठीक है। इसकी वजह से भी जो है वो इंटरनल स्ट्रेसर्स जो हैं उनकी वजह से भी इट कैन लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो ये जो था मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम जो है वो इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं टाइप्स को। आप जो अभी तक मैंने लेक्चर दिया या जो चीज़ें एक्सप्लेन की, अगर उसमें से किसी का कोई सवाल है टाइप्स के हवाले से या फिर काजेज़ के हवाले से, या आप इसके हवाले से पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस की न्यूरो साइंस क्या है, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। सर ये ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से हार्मोन्स एफएसएच या एलएच डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी, तो वो किस टाइप का स्ट्रेस है? उसमें भी ये है ना कि आपको मैंने एक एक्सिस बताया है, जैसे कि HPA, ये जो FSH हार्मोन है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसी तरह ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है, ये तो फीमेल हार्मोन्स है ना, और इनको भी वही ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही एड्रीनल को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जो कार्टिसोल हार्मोन है ना, वो ज़्यादा होने की वजह से एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने की वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होना है, जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ने पैदा करवाना है, वो लो हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से फिर फीमेल्स में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और इसकी वजह से फिर उनकी जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम्स हैं, ये फिर उनकी इन स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल एक्टिवेट करता है, और आपकी बॉडी को स्ट्रेस में कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए, ठीक है। इसलिए फिर वो उन हार्मोन्स के लेवल को डाउन कर देता है, क्योंकि स्ट्रेस में आपकी बॉडी का काम क्या है, खुद को सर्वाइव करना है, खुद को उसने बचाना है। बचाने के लिए वो बाकी सारे काम रोक देगा जिनकी ज़रूरत ही नहीं है सर्वाइवल में। सर्वाइवल के लिए FSH की तो ज़रूरत नहीं है ना, कार्टिसोल की ज़रूरत है।
इसलिए स्ट्रेस जो है वो कार्टिसोल हाई कर देता है, एफएसएच डाउन कर देता है। तो ये चीज़ें फिर ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए इसकी जो इनहेरिटेंस ऑफ स्ट्रेस है ना, इसके अब क्लूज़ मिल गए हैं, इसके अब सबूत आना शुरू हो गए हैं कि अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं तो उसके बच्चे भी किसी ना किसी स्ट्रेस के अंदर प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसलिए जो मैं न्यूरो साइंस को और टाइप्स को इसलिए अंदर ज़रूर मैं किसी भी टॉपिक या प्रॉब्लम के अंदर पहले मैं डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको ना उस प्रॉब्लम की असल हकीकत पता लग जाए, फिर मैनेजमेंट हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, अगर आपने एक्टिवली सुना होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना हम फिर क्लास एंड करें। सर एक और सवाल है जी जी। सर, क्या स्ट्रेस की वजह से वेट भी बढ़ता है? स्ट्रेस फैक्टर कैन इंक्रीज द वेट एंड इट कैन आल्सो डिक्रीज द वेट, बिकॉज आपको मैं बताया कि जो स्ट्रेस है ना, इट विल इंक्रीज कार्टिसोल। ठीक है, कार्टिसोल जब आपकी बॉडी में एक्टिवेट ज़्यादा होता है ना, तो ये आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पर ग्लूकोज कंजर्व है ना, जहाँ जहाँ पर ग्लूकोज को सेव किया हुआ है, और ग्लूकोज कहाँ कहाँ पर सेव होती है, आपके मसल्स में और लीवर में। ठीक है, तो ये जो शुगर होती है ये हाई क्या नाम है, शुगर लेवल को बढ़ा देती है, इसको वहाँ से निकाल कर ब्लड में फेंका जाता है। ठीक है, ब्लड में फेंकने की वजह से क्या होता है कि शुगर लेवल हाई होता है, मुसलसल शुगर हाई रहने से डायबिटीज़ हो सकती है। और जब डायबिटीज़ हो जाती है फॉर एग्जांपल किसी को, तो डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं आगे, फिर 1 और 2। अगर 1 है तो वो 1 टाइप ऐसी जिसमें वेट इंक्रीज़ हो सकता है। और स्ट्रेस में अक्सर लोगों को ना भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि शुगर है ना, शुगर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो अब आपको ज़्यादा फ्यूल चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा फ्यूल चाहने के लिए क्या है, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप खाएंगे ज़्यादा। और जब आप खाएंगे ज़्यादा और आप उस तरह से फिज़िकली एक्टिव भी नहीं है, तो वो आपका वेट बढ़ा देगी। ठीक है, तो ईटिंग प्रॉब्लम जो होती है ना, वो स्ट्रेस से होती है, ओवर ईटिंग हो सकती है। तो ओवर ईटिंग से फिर श्योरली वेट बढ़ेगा, बीएमआई बढ़ जाएगा। ये है जिन्होंने ज्वाइन किया है कि अपने फीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि इससे हमें इम्प्रूवमेंट का मौका भी मिलता है, हमने चीज़ें बेहतर करनी होती हैं कि हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, फीडबैक बगैर कहे दिया करें। एक अच्छा स्टूडेंट वो है और अच्छा लिसनर वो होता है कि जो फीडबैक खुद दे, अगले के मांगने से भी पहले दे। तो ये हमारे लिए मोटिवेशन भी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और किसी को फ़ायदा भी हो रहा है। तो नॉलेज जो है, वो इल्म जो है, उसको मैं समझता हूँ कि बताने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे जो जो पता होता है, या मुझे जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी होती हैं, मैं वो मैक्सिमम शेयर करता हूँ। जो लोग मुझे पहले से सुन रहे हैं उनको इसका खुद पहले से आइडिया है, जिन्होंने आज सुना है उनको भी कुछ आइडिया हो ही गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर कल के मिलेंगे।